नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने लाभार्थी महिलाओं को चेक भी सौंपा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की वर्कर्स ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधती हुई नजर आई और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। रक्षाबंधन पर्व हमारा प्रेम, स्नेह और विश्वास का इसके प्रतीक का पर्व होने के साथ ही ये हमें हमारे जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं उन सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर कि हमारा संकल्प है। और आप सब जानते हैं जब कोई संकल्प होता है तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है और ये संकल्प विकल्प रहित है कि हमें हमारी मातृशक्ति के, हमारी माताओं के, बहनों के उत्थान के लिए हर वो काम करना है जो उत्थान की ओर उनको ले जाएगा। जैसा गणेश जोशी जी ने अभी बहुत विस्तार से इसके बारे में आप सबके सामने बताया। हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, उद्यमिता और नौकरियों में तक में प्रदेश की जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भागीदारी अधिक से अधिक हो, उसके लिए हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए। आप सबको पता है, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है इसलिए मैं जरूर आप सबको केवल स्मरण दिलाने के लिए कि उस समय हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी जब हमारा 30% का आरक्षण रुक गया था और उसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया और हमने जो पैरवी करी उस पैरवी में कहा कि यहाँ हमारी माताओं को, हमारी बहनों को किस प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उनके जीवन में कितने प्रकार की चुनौतियां हैं, वो सामान्य से ज्यादा चुनौतियां उनके जीवन में होती हैं, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण आज सभी नौकरियों में सुनिश्चित हो गया है। आज के दिन मैं अपनी सभी बहनों से कि आज हम केवल रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए ही नहीं, सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो महिलाओं की सशक्तिकरण की जो यात्रा है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख जो हमारी बहनें हैं उनको हम लखपति दीदी बनाएंगे। हम उससे आगे जा रहे हैं और ये लक्ष्य जब हमने लिया था तो हमको लगता था कि ये लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जैसा गणेश जोशी जी कह रहे हैं और आप सब लोग जिस कौशल से काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से, जिस लगन से आप लोग काम कर रहे हैं, सच में आपने लक्ष्य बहुत पीछे छोड़ दिया है। और मैं बताऊं तो मैंने नवंबर के महीने से 30 नवंबर से मैंने प्रत्येक जिले में जाकर सभी जिलों में 13 के 13 जिलों में अपनी जो बहनें हैं, महिलाओं के बीच में जाकर मातृशक्ति बंधन के जो कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे, मैं सभी जनपदों में गया और मुझे शुरू में लगता था नैनीताल जनपद से जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कितने हजारों की संख्या में, मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास की संख्या थी। और मैंने उत्तराखंड के अंदर महिलाओं का कोई इस प्रकार का कार्यक्रम, कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, कोई हुआ हो, उसमें अलग बात है आना, कोई रैली हो रही हो उसमें आना अलग बात है, लेकिन मातृशक्ति बंधन के इस उत्सव के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या मैंने पहली बार देखी। और मुझे लगा कि नैनीताल जनपद का कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम है और अब लगता है कि जितने भी कार्यक्रम होंगे इतने बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद मैं जिस जनपद में गया
उस जनपद में मुझे अपनी बहनों का, अपनी मातृशक्ति का सैलाब दिखा। और सैलाब के साथ साथ एक चीज और दिखाई दी कि हर जनपद में एक से बढ़कर एक उत्पाद हमारी बहनों ने बनाए हैं। वहीं उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त बनाने में वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में प्रदेश की करीब 37,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। बीते साल रक्षाबंधन में इस योजना की शुरुआत की गई थी। एक साल में योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों ने पूरे प्रदेश में लगभग 318 लाख का कारोबार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग तक की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेरोला ने मुलाकात की। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और देश के गरीब और वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस संबंध में आज 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेरोला ने सीएम धामी से मुलाकात की है। वही खबर चंपावत से है। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पौराणिक देवी धुरा बगवाल 11 दिवसीय मेले की आज शुरुआत की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मां वाराही के दर्शन कर पूजा अर्चना कर देश, राज्य और जनपद की खुशहाली व शांति की कामना की। इसके बाद स्थानीय महिलाएं, स्कूली बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में मंदिर प्रांगण तक भव्य शोभा यात्रा निकाली। को प्रणाम करते हुए मां का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, मां की कृपा इस पूरी सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है। वहीं राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया है कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा। एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पे होगी और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था
वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज़ वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उससे भी निजात मिलेगी। वही खबर देहरादून से है, जहां हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद से विपक्षी पार्टियां सेबी चीफ माधवीपुरी बूच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रही है। अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आने वाली 22 तारीख को देशव्यापी ईडी का घेराव करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया है कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे यहाँ संपत्तियों को कमजोर कर अडानी के द्वारा हमारी संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। यह अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। तरीका है काम करने का। सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे ही बैंक्स लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज़ को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है एक टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहाँ जहाँ ईडी के दफ्तर हैं उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और आगे की रणनीति जल्द ही हम आप लोगों से खुलासा करेंगे। देवभूमि समाचार में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देवभूमि समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन बढ़ते आगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड में दौरों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को उत्तराखंड की याद तभी आती है जब प्रदेश में चुनाव या फिर उपचुनाव होते हैं, क्योंकि आपदा की घड़ी में कांग्रेस का कोई भी नेता प्रदेश की मदद के लिए आगे नहीं आता। लेकिन जैसे ही राजनीतिक पर सवाल आता है, कांग्रेस के नेता उत्तराखंड की ओर चले आते हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के सच्चाई को जानती है और कांग्रेस को कई बार इसका जवाब भी दे चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भाजपा नेताओं की दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने जहां नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावनाएं जताई थी, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेतृत्व परिवर्तन की बातों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से कोई भी नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही सरकार बेहतर काम कर रही है और केंद्र का आशीर्वाद राज्य के साथ है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो चिंता जता रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, न कि भाजपा की। देखिए, उत्तराखंड के अंदर कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व दूसरी बार सरकार हमारी बनी है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने दोबारा राज्य की हमारी सरकार बनी है। तीसरी बार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार बनेगी। हरीश रावत अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। आज उनके अंदर एक प्रकार से सत्ता की जो लोलुपता, सत्ता की जो भूख है, अपने दल को समझे, अपने दल के अंदर की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। वही खबर हरिद्वार से है, जहां कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज SMJN PG कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इस अवसर पर श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कोलकाता में घटित इस विभत्स घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, नारी को देवी मानने वाले देश में इस तरह की घटनाएं समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। इस घटना से संत समाज के साथ साथ सभी वर्गों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। कलकत्ता में जो हमारी सरकार है और हमारी महिला मुख्यमंत्री है ममता सरकार, और ममता सरकार के कार्यकाल में एक डॉक्टर से बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा ममता सरकार में कलकत्ता में जब भी आप देखो हिंदू के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। जब भी हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं उस समय भी जितने हिंदू हमारे वहाँ रहते हैं उनका शोषण होता है, उनका विरोध किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी हुई है, ऐसी की घटना इस समय पूरे देश, जितने हमारे कॉलेज है, जितने स्कूल है, पूरा भारत इस समय आक्रोशित है कि बंगाल में जो हुआ है, जो एक डॉक्टर के साथ हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ
न्याय नहीं मिला, तो हमने वही कहा है वी वांट जस्टिस। आज हमारे कॉलेज में कार्यक्रम था। देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे, खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने मार्च निकाला है। हरिद्वार के उच्छाली आश्रम से हर की पौड़ी तक ये मार्च निकाला गया, जिसके बाद सभी संतों ने हर की पौड़ी पर 2 मिनट का मौन रखा और बांग्लादेश के दिवंगत हिंदुओं की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। वही खबर रानीखेत से है, जहां क्षेत्र पंचायत विकास खंड ताड़ीखेत की बैठक धमाकेदार हुई। बैठक में सीडीओ आकांक्षा कोंडा और जॉइंट मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रही। बैठक ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह रावत की अध्यक्षता में खत्म हुई। बैठक में बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा, पालतू पशुओं के मुद्दे छाए रहे। साथ ही फसल बीमा का लाभ नहीं मिलना एक बड़ी समस्या थी। वही खबर हरिद्वार से है, जहां डीएम धीराज सिंह गबरियाल ने खरखड़ी शमशान घाट का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जानकारी मिली कि शमशान घाट में हर दिन औसतन 135 क्विंटल लकड़ियों की आवश्यकता होती है। विशेषकर बरसात के दौरान सूखी लकड़ी मिलना कठिन हो जाता है। साथ ही डीएम ने खरखड़ी शमशान घाट में विद्युत शव दाहगृह स्थापित करने के निर्देश भी दिए। वही खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जनपद प्रभारी सचिव और राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोनी के एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मुआयना भी किया। वही खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में बीते कई दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते सैकड़ों सड़कें बाधित हो गई है, जिनको लगातार खोलने की कोशिश भी जारी है। हालांकि ताजा रिपोर्ट की अगर बात करें तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एनएच, स्टेट हाईवे और कुछ ग्रामीण मार्गों के साथ साथ 100 से ज्यादा मार्ग अब भी बाधित नजर आ रहे हैं, जिनको खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। पहले से हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं और आज हमारी पीडब्ल्यूडी की मॉर्निंग रिपोर्ट के हिसाब से कुल 80 सड़कें बंद हैं और जबकि ये आंकड़ा पिछले सप्ताह जो है 150 तक जाता था और उसमें जो 80 सड़कें उसमें 10 बाई चांस जो है स्टेट हाईवेज हैं और बाकी आपकी विलेज रोड, एनडीआर, ओडीआर हैं और पीएमजीएसवाई की भी लगभग 75 सड़कें बंद हैं। टोटल 175 सड़कें, 155 सड़कें पूरे स्टेट में बंद है और इसमें से हमारी जो स्टेट हाईवे है मैं उनका विवरण दे दूं। जो 10 स्टेट हाईवे हैं वो 8 आज शाम तक और 1 कल तक खुल जाएगी। एक सड़क में थोड़ा सा ब्रीच वैसा है जिसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी मेजॉरिटी सड़कें आज शाम तक खुल जाएंगी। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से मैदानी जिलों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। हरिद्वार जिले में स्थिति गंभीर बन गई है, जिससे कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बीते साल भी हरिद्वार में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और कई घरों में पानी घुस चुका था, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और सरकार से इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने की अपील भी की। लेकिन बस अब एक चीज का ध्यान रखना प्लीज, आज जैसे आधा पूरा। देखिए, पिछली बार जब बाढ़ की स्थिति हुई थी हम लोगों ने उसके बाद सदन में भी ये रखा था कि हरिद्वार को खास तौर पे बाढ़ जो है वो जोन के उसमें वो किया जाए, चिन्हित किया जाए सरकार के द्वारा और विशेष जो है पैकेज और रिलीफ जो है वो हरिद्वार जनपद को दिया जाए। बहुत स्थिति गंभीर थी, किसानों के खेत बर्बाद हो गए, घरों तक पानी आया, मगरमच्छ वगैरह सब लोगों जान तक
लोगों की बन गई थी। और दिखावा भी किया गया। मैं साफ तौर पे कहूंगी, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मीटिंग पे मीटिंग, 6-7 सर्वे, आज सर्वे हो रहा, आज इसका वो हो रहा, और नतीजा कुछ नहीं हुआ। जनता को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूरी तरीके से जो है नदी के तट पर है, चारों तरफ से, चाहे लालढांग का क्षेत्र कह लीजिए या लक्सर रोड का, प्रभावित करता है मैक्सिमम 75 से 80%। तटबंध बनाए नहीं जा रहे। कांगड़ी जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, पौराणिक गांव है, वो लगातार जो है डूबता चला जा रहा है। इतना कटान हो रहा है कि आधा लगभग जो कांगड़ी गांव है वो खाली करा दिया गया है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।